अब अपने जो बात करने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर वो करेंगे राजस्थान की विधायिका के बारे में। तो पहली बात तो विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका का मतलब होता है प्रशासन का वह अंग जो कि कानून बनाने का कार्य करता है, उसको अपने विधायिका कहते हैं। ठीक है, तो शासन का वह अंग जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं उसे अपने विधायिका कहते हैं। पहले अपने राजस्थान की विधायिका या किसी भी राज्य की विधायिका से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी बात करेंगे और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि विधायिका क्या होती है, इसका गठन कैसे किया जाता है, कौन कौन इसके अंदर भाग लेता है, कैसे इसके अंदर काम होता है, वो सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जो है अपने राजस्थान की विधायिका से संबंधित जो कुछ आंकड़े हैं जो अपने को परीक्षा के लिए ध्यान में रखने हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो अगर अपने विधायिका की बात करें तो विधायिका के बारे में अपने को जो सबसे पहले प्रावधान देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अनुच्छेद 168 के अंदर। अनुच्छेद 168 जो है वो आपको बताता है विधायिका की संरचना, विधायिका की संरचना की विधायिका किन किन लोगों से मिलकर बनती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि विधायिका का मतलब होता है राज्यपाल प्लस विधानसभा, राज्यपाल प्लस विधानसभा। राजस्थान के अंदर तो इसका ये मतलब होता है, परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं अनुच्छेद 168 के तहत अगर अपने देखें तो जहां पर जो विधायिका है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है, राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद, प्लस विधान परिषद। तो यहाँ पर विधायिका जो है वो द्विसदनात्मक है, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों का अस्तित्व होता है उसको अपने कहते हैं कि यहाँ पर द्विसदनात्मक है। विधान मंडल जो है उसके दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जो होता है वो एक उच्च सदन होता है और जो विधानसभा होती है वो एक निम्न सदन या एक निचला सदन होता है। हालांकि ऐसी व्यवस्था अपने को केवल 6 राज्यों में देखने को मिलती है और ये राज्य कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। एक है उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। हालांकि पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी हुआ करती थी, परंतु जब जम्मू एंड कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया तो यह तो प्रावधान किया गया कि वो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमें विधायिका होगी, परंतु विधायिका की संरचना क्या रहने वाली है क्या नहीं रहने वाली है इसके ऊपर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आ पाया है। क्योंकि जब से वहां पर केंद्र शासित प्रदेश वो बना है तब से वहां पर राष्ट्रपति शासन ही चल रहा है, तो वहां पर पता नहीं चल पाया है कि विधायिका का गठन कैसे और कब क्या किया जाएगा। ठीक है, तो अभी की स्थिति में 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद होती है, अन्य सभी जो राज्य हैं वो इस श्रेणी में आते हैं और अपना राजस्थान भी इसी श्रेणी में आता है। तो राजस्थान के अंदर विधायिका का मतलब है राज्यपाल और विधानसभा दोनों को संयुक्त रूप से अपने राजस्थान की विधायिका मानते हैं। ठीक है, तो अपने इसको मद्देनजर रखते हुए सारे प्रावधानों की बात करेंगे, क्योंकि विधान परिषद वाला तो एक अपवाद है, सामान्य परिस्थिति तो यही है क्योंकि लगभग सभी राज्यों के अंदर यही व्यवस्था लागू होती है और राजस्थान के अंदर भी यही व्यवस्था लागू होती है। अपना जो काम है वो राजस्थान की शासन व्यवस्था जानना है, ना कि संविधान का उल्लेख करना या संविधान का वर्णन करना। ठीक है, परंतु पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो विधान परिषद है ये कहां पर होगी कहां पर नहीं होगी, या इसको बनाने का और इसको हटाने का जो तरीका है वो क्या है। तो ये अपने को देखने को मिलता है अनुच्छेद 169 के अंदर। विधान परिषद के गठन या विलोप की प्रक्रिया, इसका अगर जहां पर नहीं है वहां पर कैसे बनाई जाएगी और जहां पर है वहां पर कैसे हटाई जाएगी। तो इसकी प्रक्रिया ये होती है कि अगर इसके स्टेप 1 की बात करें कि अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद का निर्माण करना है या जहां पर पहले से है वहां पर हटाना है, तो उसके अंदर जो पहला कदम रहेगा ये रहेगा कि राज्य की विधानसभा द्वारा, राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो अगर उदाहरण के लिए आप राजस्थान के अंदर विधान परिषद बनाना चाहते हो तो आप उसके लिए पहले राज्य की विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित करोगे और ऐसा प्रस्ताव जो होगा वो कौन से बहुमत से पारित किया जाएगा,
विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। इसके बाद ऐसे प्रस्ताव को जो राज्य से पारित होकर आया है, संसद सामान्य बहुमत से स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जा रहा है? संसद के द्वारा लिया जा रहा है। और संसद जब ऐसा निर्णय लेती है तो उसके अंदर स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए उसको कौन सा बहुमत की जरूरत पड़ती है? सामान्य बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो संसद के अंदर किसी प्रकार के विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि राज्य की विधानसभा द्वारा जब ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है तो वो प्रस्ताव जो है वो विशेष बहुमत से ही पारित हो सकता है। तो ये अनुच्छेद 169 है। अब आता है अनुच्छेद 170, जिसके अंदर अनुच्छेद 170 के अंदर आपको विधानसभा का गठन देखने को मिलता है कि विधानसभा जो है उसका गठन कैसे किया जाएगा। तो पहली बात तो अपने को ध्यान रखना है कि विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है। विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है ऐसे चुनाव जिसमें जो 18 वर्ष से ऊपर के सारे व्यक्ति हैं, जितने भी मतदाता जिनको अपने कहते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास मताधिकार जिनको दिया गया है, अगर वो सभी व्यक्ति मत के हकदार होते हैं या अगर वो लोग चुनाव में मतदाता की भूमिका निभाते हैं तो उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। हालांकि भारत के अंदर कुछ चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। उदाहरण के लिए राज्यसभा का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपने या मैंने या अपने परिवार वालों ने तो कभी वोट नहीं डाला। हालांकि है तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसका भी जो निर्वाचन है वो किया तो चुनाव के माध्यम से ही जाता है, परंतु आपने और मैंने कभी मतदान नहीं डाला, क्योंकि वह क्या है कि अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष चुनाव के अंदर जो अपने द्वारा चुने गए नेता हैं वो वोट डालते हैं, जैसे कि राज्य के विधायक हो गए और संसद के जो सांसद हो गए। परंतु विधानसभा का चुनाव कौन सा चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। मतलब कि इसके लिए जो है सभी वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर आयु के हैं वो मतदान के हकदार होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव के लिए राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है तथा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वहां का विधायक माना जाता है। तो विधायक कौन होता है? विधानसभा का चुनाव कैसे होता है? तो इसके अंदर क्या होता है कि जो राज्य है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जैसे कि वर्तमान में राजस्थान को 200 टुकड़ों में बांटा हुआ है। तो राजस्थान के अंदर विधानसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 200 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब हर निर्वाचन क्षेत्र के अंदर मतदान होता है और उस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर वह व्यक्ति जिसको सर्वाधिक मत मिले हैं, चाहे उसको 1 मिला और बाकियों को 0 मिला तो भी वो सर्वाधिक मत वाला होगा, तो उस व्यक्ति को जो है उस क्षेत्र का विजेता माना जाता है और उसको अपने विधायक कहते हैं। तो हर क्षेत्र से एक विधायक चुनकर आता है। तो राजस्थान में कितने विधायक चुने जाते हैं? 200 विधायक जो है वो चुने जाते हैं। हालांकि अनुच्छेद 170 के अंदर पहले एक और प्रावधान भी हुआ करता था कि जो आपका विधानसभा है इसके अंदर जो राष्ट्रपति है वह एक एंग्लो भारतीय को मनोनीत कर सकता है,
परंतु बाद में संसद ने 126वां जो संविधान संशोधन विधेयक लाए थे, उसके तहत ये जो एंग्लो इंडियन को नामित करने वाली व्यवस्था थी विधानसभा के अंदर, वो समाप्त कर दी है। तो अब नामित की जगह सारे के सारे क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। हालांकि राजस्थान में तो वैसे भी नामित नहीं किया जाता था, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है एंग्लो इंडियन की पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ तो जो है नामित करने की व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब बात आती है कि सीटों की संख्या कितनी हो सकती है किसी भी राज्य के अंदर, या किसी भी राज्य को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सीटों की संख्या हो सकती है संविधान के अनुसार, वो हो सकती है 60 से 500 के बीच में। तो इससे इस रेंज के अंदर या इस दायरे के अंदर आपके राज्य में विधानसभा की सीटें हो सकती है। न्यूनतम 60 हो सकती है और अधिकतम जो है वो 500 हो सकती है। राजस्थान में कितनी है वर्तमान में? राजस्थान में वर्तमान में 200 है। राजस्थान में कितनी है? 200 है। ठीक है, यह अनुच्छेद 170 है। अनुच्छेद 170 के बाद जो है वह बारी आती है अनुच्छेद 171 की। अनुच्छेद 171 के अंदर जो है वो बताया जाता है विधान परिषद का गठन। तो पहली बात तो इसके अपने को ध्यान रखना है, हालांकि राजस्थान के अंदर तो इसकी जरूरत ही नहीं है, परंतु फिर भी पढ़ लेते हैं, क्या पता कोई पूछ ले। तो अगर अपने ध्यान दें तो विधान परिषद के मामले में अपने को ध्यान रखना है कि इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं तथा अन्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यह राज्यपाल की एक विधायी शक्ति भी बन गई है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले यह प्रावधान था कि राज्यपाल विधानसभा के अंदर भी एक आंग्लो भारतीय को मनोनीत कर सकता है। हालांकि यह जो प्रावधान है वो अब हट चुका है, हटने की प्रक्रिया चल रही है उसकी। तो पहली बात तो अपने को ध्यान रखना है, जब विधान परिषद की अपने बात करेंगे तो विधान परिषद के अंदर कभी भी प्रत्यक्ष चुनाव कहीं भी नहीं करवाया जाएगा। वहां पर कौन सा चुनाव करवाया जाएगा? अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया जाएगा। तो कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं, कुछ सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और ये मनोनीत कौन करता है? ये मनोनीत करता है राज्यपाल। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों में एक शक्ति आप ये लिख सकते हो कि राज्यपाल जो है वो विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन करता है। ठीक है, अब कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, कितने मनोनीत होंगे, वो भी देख लेते हैं। पहली बात तो इसकी कुल सदस्यता की अगर अपने बात करें तो कुल इसकी सदस्यता हो सकती है वो न्यूनतम हो सकती है 40। अगर कुल सदस्यता की बात करें विधान परिषद की तो जो न्यूनतम हो सकती है वो 40 हो सकती है, और जो अधिकतम हो सकती है वो हो सकती है विधानसभा की सदस्यता के विधानसभा की संख्या का 1/3। तो अगर कल को राजस्थान के अंदर विधान परिषद का गठन किया भी जाता है तो अधिकतम सदस्यता कितनी आ जाएगी? 200 का 1/3, जो कि करीब करीब जो है वह 67 के करीब आएगा। तो उसमें 67 सीटें अधिकतम हो सकती है, न्यूनतम 40 होगी। उसके बीच में कोई भी संख्या निर्धारित की जा सकती है संसद के द्वारा। ठीक है, अब इसमें से इतने जो भी सदस्य होंगे विधान परिषद के अंदर, उनका कुल सदस्यों का 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकाय का मतलब है कि जो आपकी पंचायती राज संस्थान है या जो शहरी स्थानीय निकाय है, नगर पालिका, नगर परिषद, तो उनके सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कितने? जितने भी सदस्य होंगे उनका 1/3। उसके अलावा जो कुल सदस्यों का 1/12 है वह विद्यार्थियों द्वारा निर्वाचित। वैसे ही कुल सदस्यता का जो 1/12 है वह अध्यापकों द्वारा निर्वाचित।
इसके अलावा जो कुल सदस्यों का 1/3 है वो विधायकों द्वारा निर्वाचित होता है। हालांकि यहाँ पर कहीं पर भी जनता की बात नहीं आ रही है, क्योंकि ये चुनाव कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो शेष बचे हुए सदस्य हैं जिनकी संख्या कुल सदस्यों का 1/6 जो है वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो बाकी सारे सदस्य जो हैं वह सारे निर्वाचित होते हैं। हालांकि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। कहीं पर भी जनता जो है इन चुनावों के अंदर भाग नहीं लेती है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है। जो शेष बचे हुए सदस्य हैं जिनकी संख्या 1/6 बनती है, उनका जो मनोनयन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब राज्यपाल किन व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है, तो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि राज्यपाल कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, या सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया जाता है। अगली बात आती है अनुच्छेद 172 की। अनुच्छेद 172 के अंदर बताया गया आपको कार्यकाल कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होगा। तो विधानसभा की अगर अपने बात करें कार्यकाल की, तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। तो एक बार विधानसभा का गठन कर दिया जाता है तो वो कितने समय तक बनी रहती है, 5 वर्ष तक जो है वो बनी रहती है। दूसरी बात, अगर अपने विधान परिषद की बात करें कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो विधान परिषद के मामले में अपने को ध्यान रखना है कि इसका ये एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन का मतलब है कि एक पूर्णकालिक सदन होता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक बार कोई व्यक्ति अगर विधान परिषद का सदस्य बन गया तो वो पूरी उम्र के लिए विधान परिषद का सदस्य रहेगा? अगर ऐसा होता तो फिर काहे का लोकतंत्र, एक बार जो बन गया वो कुर्सी पर जमकर बैठ गया। ऐसा नहीं होता है, सदन स्थायी होता है, सदस्य स्थायी नहीं होते हैं। यहाँ पर 5 वर्ष का मतलब है कि अगर राजस्थान के अंदर 200 लोग हैं तो वो 200 के 200 लोग 5 वर्ष के बाद स्वतः ही उनका पद खाली हो जाएगा। सभी लोगों का पद एक साथ खाली हो रहा है, सभी लोगों का एक साथ जो है पद भरा जा रहा है। हालांकि विधान परिषद के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि विधान परिषद के अंदर प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो सारे एक साथ पद खाली नहीं कर रोटेशन के अंदर, एक चक्कर के अंदर जो है पद खाली करते रहते हैं। अतः कोई भी सदस्य जो बनेगा उसका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष होगा, क्योंकि हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, तो 6 साल के बाद उसका नंबर आ ही जाएगा। तो जो सदन है वो तो स्थायी है, परंतु किसी भी सदस्यता की जो किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है उसकी सदस्यता कितने वर्ष के लिए होती है, उसकी सदस्यता जो है वह 6 वर्ष के लिए होती है। ये बात है कार्यकाल की। अब बात आती है अनुच्छेद 173 की। अनुच्छेद 173 के अंदर आपको बताया गया योग्यता कि किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो पहली बात तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, आपको न्यूनतम आयु का ध्यान रखना होता है। अब वो न्यूनतम आयु कितनी है, अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। परंतु अगर आप विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं या आपको विधान परिषद का सदस्य बनाया जा रहा है, तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष।
तो विधान परिषद के अंदर 30 वर्ष की आयु या उससे अधिक व्यक्तियों को ही सदस्य बनाया जा सकता है, जबकि विधानसभा में 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सदस्य बनाया जा सकता है। तो 2 शर्तें तो आपको ये पूरी करनी होती है। तीसरी शर्त, उस व्यक्ति का नाम राज्य की मतदाता सूची में अंकित होना चाहिए। ठीक है, तो राज्य की मतदाता सूची में अंकित होना चाहिए, उस व्यक्ति को ही जो है वहां पर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से किसी भी राज्य के अंदर जो है वह विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया जाता है। अब अपने थोड़ा सा जब अपने विधान परिषद की बात कर ली है, अब इसके अंदर थोड़ी सी 1-2 बातें और ध्यान रख लेते हैं कि देखो विधानसभा जो है वो वैसे तो 5 साल के लिए बनाई जाती है। वो जो कार्यकाल वाला प्रावधान अपने पढ़कर गए हैं 172 वाला, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसका वर्णन और बता देता हूं। अनुच्छेद 172 का विस्तृत रूप में आपको बता रहा हूं एक बार वापस। तो विधानसभा का सामान्य कार्यकाल तो देखो 5 वर्ष का है, परंतु राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर समय से पूर्व विधानसभा को भंग कर सकता है। सिफारिश पर समय से पूर्व विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, भंग सकता है। ठीक है, दूसरी बात, यदि किसी विधायक की मृत्यु हो जाती है, यदि किसी विधायक की मृत्यु हो जाती है, विधायक की मृत्यु हो जाती है, तो उस सीट पर 6 माह के भीतर उपचुनाव जो है वह करवाया जाना चाहिए। तो अब 200 की 200 सीटें एक साथ खाली नहीं होती है। ठीक है, वो 200 सीटें एक साथ खाली होने की बजाय जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि एक आधे विधायक की मृत्यु होगी। अब एक आधे विधायक की मृत्यु हुई है तो बाकी 200 सीटों पर क्यों चुनाव करवाना है, एक ही सीट पर चुनाव करवाना है। तो ऐसा जो चुनाव होता है उसको अपने उपचुनाव कहते हैं। ये कब जरूरत पड़ती है, ये तब जरूरत पड़ती है या तो किसी विधायक की मृत्यु हो जाए, किसी विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, किसी कारण से कोई एक सीट खाली हो गई है, 1 2 3 सीटें खाली हो गई, सारी सीटें खाली नहीं हुई, विधानसभा भंग नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है ऐसे क्षेत्रों के अंदर या ऐसी सीटों के ऊपर उपचुनाव करवाया जाता है और नियम कहता है कि आपको 6 माह के भीतर जो है वो उपचुनाव करवाना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है विधानसभा का गठन किया जाता है। अब विधानसभा का गठन करने के बाद अपने को थोड़ी सी प्रक्रिया समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो संवैधानिक प्रावधानों का क्रम है वो क्रम समझने के लिए अच्छा क्रम नहीं दिया हुआ है। तो पहले अपने संवैधानिक प्रावधानों के क्रम में चलने की बजाय प्रक्रिया समझते हैं कि कैसे प्रक्रिया होती है, फिर उससे जुड़े हुए जो संवैधानिक प्रावधान है उनको अपने समझ लेंगे। ठीक है, तो अपने अब विधायिका की प्रक्रिया को समझते हैं। तो जब 5 वर्ष में चुनाव होगा तो पहला कार्य क्या होगा। अब चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद नतीजा आया, नतीजा आने के बाद पता चला कि कांग्रेस के 120 विधायक हैं, बीजेपी के 10 विधायक हैं, किसी पार्टी के कितने विधायक हैं, किसी पार्टी के कितने विधायक हैं, या किसी भी पार्टी के कितने भी विधायक हो सकते हैं, अपने को संख्या से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस दल की बहुमत है वह अपनी सरकार बनाएगा। वो तो एक कार्यपालिका का प्रक्रिया हो गया, विधायिका की प्रक्रिया कैसे चलेगी। तो जब चुनाव होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि
राज्यपाल सबसे पहले, अच्छा इससे पहले भी एक चीज कि जो विधायिका होती है ना या विधानसभा जो होती है, ये कोई एक ऐसा ऑफिस नहीं है जो 12 महीने काम करता है। क्योंकि देखो विधायक कौन है, विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं। अब अगर जनता के प्रतिनिधि हैं तो उनको जनता की बात सुनने भी क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जनता के साथ रहना भी पड़ता है, जनता की दुख सुख में भी जाना पड़ता है। तो अगर आप उनको 12 के 12 महीने जयपुर में बैठा कर रखोगे एक सामान्य अधिकारी की तरह, फिर जनता से कैसे जुड़े रहेंगे। इसलिए विधायिका कुछ समय ही काम करती है। विधायिका काम कब करती है, विधायिका तभी काम करती है जब राज्यपाल के द्वारा संसद के सत्र बुलाया जाता है। विधायिका केवल तभी स्वरूप में आती है, कभी तभी स्वरूप में आती है जब राज्यपाल द्वारा विधानसभा का या विधायिका का, अपने विधानसभा लिखेंगे क्योंकि अपने तो एक ही है यहां पर, विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है। विधानसभा का सत्रावसान भी, विधानसभा का सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब होता है, सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना, समाप्त करना भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है, तो पहली बात तो आप इस बात को राज्यपाल की विधायी शक्तियों में रख सकते हो कि वह विधानसभा के सत्र को बुलाता है और सत्र को समाप्त करता है। तो जब सत्र नहीं बुलाया हुआ है तो विधानसभा एक खाली बिल्डिंग है, सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं, जयपुर के बंगले में बैठे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको कहीं जाकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगानी है। परंतु जब विधानसभा का सत्र बुला लिया जाता है तो वो सारे लोग एक बिल्डिंग में आकर इकट्ठा हो जाते हैं और एक विधायिका का रूप ले लेते हैं। अन्यथा वो विधायिका के सदस्य होते हैं परंतु विधायिका एक संयुक्त सदन के रूप में स्वरूप में नहीं आती है। तो ये तो अपना रूप तभी लेती है जब सत्र बुलाया जाता है, और सत्र किसके द्वारा बुलाया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा बुलाया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल कभी भी सत्र को बुला सकता है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। हालांकि उसके अलावा एक संवैधानिक शर्त यहाँ पर और लागू होती है कि 2 सत्र के भी मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। 2 सत्र के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। उसको केवल एक बात का ध्यान रखना होता है सत्र बुलाते समय। बाकी तो देखो वो बोल सकता है कि 14 जुलाई से चालू होगा, 18 जुलाई से चालू होगा, वो बोल सकता है, मतलब कि सरकार बोल सकती है, सरकार उसको जैसा बोलेगी बोल वो देगा, आदेश जारी कर देगा। तो परंतु उसको एक बात का ध्यान रखना होता है कि कभी भी 2 सत्र के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, या 6 माह से पहले पहले जो है विधानसभा का सत्र बुला लेना चाहिए। सामान्यतः जो है 1 वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। एक होता है बजट सत्र जो कि फरवरी माह के अंदर बुलाया जाता है, एक होता है मानसून सत्र जो कि जुलाई माह में या अगस्त माह में बुलाया जाता है, और एक होता है शीतकालीन सत्र जो कि दिसंबर माह में बुलाया जाता है। तो ये 3 सत्र होते हैं विधानसभा के सामान्यतः। हालांकि फिर वही बात
कि ये संभव है कि जो बजट सत्र है उसको मान जुलाई में नहीं बुलाकर अगस्त में बुला लिया जाए या जून में बुला लिया जाए, तो डेट आगे पीछे हो जाती है, मंथ आगे पीछे हो जाता है। ऐसा भी संभव है कि देखो एक साल में न्यूनतम 2 तो सत्र बुलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो 2 सत्र भी नहीं बुलाएगा तो 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से ज्यादा का गैप हो जाएगा, जो कि संविधान का उल्लंघन है। तो इसलिए विधायिका स्वरूप में कब आती है? विधायिका स्वरूप में तभी आती है जब राज्यपाल के द्वारा विधायिका का सत्र बुलाया जाता है। तो इसको आप इस तरीके से भी समझें, और दूसरा इसको जो राज्यपाल है उसकी विधायी शक्तियों के अंदर भी ध्यान रखें कि संसद का सत्र बुलाना और सत्र को समाप्त करने की शक्ति, जिसको अपने सत्रावसान कहते हैं, वह किसके पास होती है? वो राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये होती है। तो इस तरीके से जब राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के सत्र बुलाए जाते हैं तभी विधानसभा जो है वो अपनी कार्यवाही करती है, अन्यथा विधानसभा का कोई स्वरूप नहीं है। अब जब भी कभी चुनाव होता है विधानसभा का, तो उसके बाद सबसे पहले क्या किया जाता है और किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है, थोड़ा सा वो समझ। तो जब नई विधानसभा का गठन किया जाता है, जब प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है, तो पहला काम जो होता है वो होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। सदस्यों की शपथ, या जिसको अपने कह सकते हैं विधायकों की शपथ। अब ये जो विधायकों की शपथ की बात है, पहली बात तो इसके बारे में जो अनुच्छेद अपने को देखने को मिलता है विधायकों की शपथ के बारे में, कि विधायकों की शपथ कैसे होगी, वो किस प्रकार की शपथ लेंगे, ये अनुच्छेद अपने को देखने को मिलता है अनुच्छेद 188 के अंदर। क्योंकि एक नियम है कि जब तक किसी सदस्य के पास शपथ नहीं होती है और अगर फिर भी वो विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेता है, तो उस पर 500 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाता है। तो अगर आप विधानसभा के गेट में प्रवेश कर रहे हो तो आपका गृह प्रवेश करवाया जाएगा, और वो जो गृह प्रवेश है वो शपथ के माध्यम से ही है। अगर आप बिना शपथ लिए विधानसभा की कुर्सी पर बैठ रहे हैं या विधानसभा के अंदर जा रहे हैं, तो फिर एक प्रकार से ऐसा माना जाए कि आप जो है वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब ये शपथ दिलाएगा कौन? तो संविधान के अनुसार, तो जो अगर देखें विधायकों की शपथ की अगर अपने बात करें, तो संविधान के अनुसार अगर अपने देखें तो शपथ दिलाने का कार्य, जो विधायकों को शपथ दिलाने का कार्य जो है वह राज्यपाल का होता है। राज्य का कार्य राज्यपाल का होता है। परंतु अब अकेला राज्यपाल कितने लोगों को शपथ दिलाएगा? स्वाभाविक सी बात है, परंतु संविधान ने किसको जिम्मेदारी दी गई है? राज्यपाल को। परंतु वास्तव में होता क्या है, राज्यपाल किसी वरिष्ठतम व्यक्ति को शपथ दिलाता है तथा वह व्यक्ति अन्य विधायकों को शपथ दिलाता है, अन्य विधायकों को शपथ दिलाता है। तो होता क्या है कि उसने राज्यपाल क्या करता है कि किसी एक व्यक्ति को शपथ दिला देता है और उसको कह देता है कि बाकी जो बचे हुए 199 हैं तू दिला दे यार, मैं घर जा रहा हूं, थोड़ा बिजी हूं आज। तो ये जो व्यक्ति होता है जिसको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई गई और आगे शपथ दिलाने का कार्य सौंपा गया है, इसे अपने एक विशेष नाम देते हैं, इसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपने? प्रोटेम या प्रोटर्म, दो ये थोड़ा सा इसके अंदर विवाद है। तो इसे प्रोटेम स्पीकर या अध्यक्ष कह सकते हो आप, प्रोटेम अध्यक्ष कहते हैं। तो प्रोटेम अध्यक्ष कौन होता है? प्रोटेम अध्यक्ष वो होता है जो कि नई चुनी गई विधानसभा का वरिष्ठतम व्यक्ति होता है, सीनियर व्यक्ति होता है, जिसे राज्यपाल ने स्वयं शपथ दिलाई है और स्वयं शपथ दिलाने के बाद आगे दूसरे लोगों को शपथ दिलाने का कार्य सौंपा है। यह काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। जैसे ये शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होगा, वैसे ही उस प्रोटेम स्पीकर की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसको तो केवल उस एक कार्य के लिए ही नियुक्त किया गया था। जैसे वो कार्य समाप्त हो जाएगा, उसको किसी भी प्रकार के शपथ ग्रहण की जरूरत नहीं रहेगी तथा वो जो है एक सामान्य सदस्य के रूप में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले शपथ होता है। उसके बाद जो है राज्यपाल जो है विधानसभा अध्यक्ष
के चुनाव की तारीख तय करता है, के चुनाव की तारीख तय करता है। तो क्योंकि देखो अब वैसे तो जब तक विधानसभा अध्यक्ष नहीं है तब तक तो विधानसभा की कार्रवाई को राज्यपाल चला रहा था, वो तो एक दिन आ सकता है, वो तो अपने दूसरे काम भी तो करेगा, वो राज्यपाल है राजस्थान का। तो वो क्या करता है कि आते ही जैसे ही शपथ होते हैं सारे लोग बैठते हैं, विधानसभा अध्यक्ष की तारीख तय कर देता है कि आज पहला काम अपने क्या करेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अब ये जो विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में बातें हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा कैसे नहीं चुना जाएगा, वो आपने को देखने को मिलता है अनुच्छेद 178 के अंदर। तो इसका जो चुनाव है, इसका चुनाव विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो अनुच्छेद 178 के तहत होता है, जिसमें चुने गए विधायक अपने में से ही किसी व्यक्ति को, अपने में से किसी व्यक्ति नहीं सदस्य को, अपने में से ही किसी सदस्य को समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर अध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया बताई गई है अनुच्छेद 178 के अंदर। अनुच्छेद 178 के तहत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होना चाहिए, अनुच्छेद 178 के तहत जो 200 लोग चुनकर आए हैं राजस्थान के अंदर, वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना लेंगे। तो अब सामान्यतः देखो एक कॉमन सेंस यहाँ पर क्या कहता है, चूंकि जिस दल की सरकार है उसका मतलब है कि उसका बहुमत है, तो उस दल ने जो कह दिया कि हमारे तरफ से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी है तो हमेशा चुनाव वही जीतेगा। अगर उसका प्रत्याशी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं जीत रहा है या कोई दूसरा प्रत्याशी किसी भी तरीके से अध्यक्ष पद का चुनाव जीत पाने में कामयाब होता है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या है, इसका दूसरा अर्थ यह है कि उस दल के पास विधानसभा में जो है वह बहुमत है ही नहीं। अगर उस दल के पास विधानसभा में बहुमत है ही नहीं तो उसको सरकार में रहने का अधिकार भी नहीं होगा। इसलिए जो विजेता दल होता है या जो पक्ष का दल होता है, जो सरकार बनाने के योग्य दल होता है, उस दल का प्रत्याशी अपने आप में चुनाव जीत जाता है। तो अध्यक्ष के लिए कोई अलग से चुनाव करवाने की सामान्यतः जरूरत पड़ती नहीं है, ये निर्विरोध ही हो जाता है, क्योंकि सबको पता होता है कि जिस दल का बहुमत है उस दल का ही सदस्य जो है वह जीत जाएगा। हालांकि फिर भी चूंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के हर कदम के ऊपर चुनाव का तो उल्लेख किया ही जाएगा, इसलिए चुनाव का उल्लेख किया गया है कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाएगा कैसे नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो है वह अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है, तो अपने को एक बात का ध्यान रखना है कि इसी अनुच्छेद के अंदर जो 178 अपने पढ़ रहे हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है। तो अध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसने तय की थी, राज्यपाल ने तय की थी। उपाध्यक्ष चुनाव की तारीख कौन तय करेगा, तारीख तय करता है आपका अध्यक्ष करेगा, क्योंकि अब जब एक बार अध्यक्ष बन गया ना उसके बाद राज्यपाल को वहां पर हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब विधानसभा को कौन संभाल लेगा, अध्यक्ष संभाल लेगा। जब तक अध्यक्ष नहीं बनाता तब तक राज्यपाल को उसका केयर टेकर या उसका संरक्षक बनने की जरूरत थी, अब वहां पर अध्यक्ष बन गया तो वो सारी बातें संभाल लेगा। तो अभी जो आगे आने वाला पार्ट है इसके अंदर अपने सबसे पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो उसकी अन्य प्रक्रिया है उसके बारे में अपने देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है। इसका चुनाव अध्यक्ष के समकक्ष होता है, या जो प्रक्रिया अध्यक्ष के लिए लगाई जाती है कि समकक्ष होता है, वैसी प्रक्रिया उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए भी लगाई जाती है, होता है। परंपरा के अनुसार
परंपरा के अनुसार विधानसभा का उपाध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष विपक्ष का सदस्य होता है, परंतु ये एक परंपरा है, ठीक है। अब इस परंपरा को बहुत बार तोड़ भी दिया जाता है और बहुत बार नहीं भी तोड़ा जाता है, क्योंकि ये कुछ तकनीक प्रावधान तो है, इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। ये तो एक परंपरा है, नहीं मानी गई ने परंपरा बदलने के लिए परंपराएं बदल जाती है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इस तरीके से चुनाव कर लिया जाता है। अब ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, इनको कैसे पद से हटाया जाता है, अपने पहले वो पढ़ लेते हैं। तो पहली बात तो इनका चुनाव तो कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है? इनका जो चुनाव हुआ है वो हुआ अनुच्छेद 178 के तहत। तो अध्यक्ष की बात हो चाहे उपाध्यक्ष की बात हो, दोनों का ही चुनाव कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 178 के तहत किया गया है। अब अनुच्छेद 179 क्या कहता है? इनसे संबंधित ही अनुच्छेद आएंगे अभी थोड़ी देर के लिए। अनुच्छेद 179 क्या कहता है? पहली बात तो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तब तक अपने पद पर रहेंगे, अपने पद पर रहेंगे जब तक वो विधानसभा के सदस्य हैं, जब तक वो विधानसभा के सदस्य हैं। तो अगर किसी भी कारण से उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है तो वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर भी नहीं रह पाएंगे। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए पहली शर्त यही है कि आपको विधानसभा का सदस्य तो होना ही पड़ेगा। अब विधानसभा की सदस्यता तो 5 वर्ष, क्योंकि कार्यकाल होता है किसी भी विधायक का, तो 5 वर्ष के बाद उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनकी सदस्यता भी कितने टाइम की है? 5 वर्ष की है। दूसरी बात, तो ये बातें जो है इनके कार्यकाल के बारे में भी है, सारी जो अनुच्छेद 179 के अंदर वो इनके कार्यकाल के बारे में लिखा गया। दूसरी बात, वो एक दूसरे को इस्तीफा देकर पद खाली कर सकते हैं, एक दूसरे को इस्तीफा देकर पद खाली कर सकते हैं। मतलब कि अध्यक्ष को अगर इस्तीफा देना है तो वो किसको इस्तीफा देगा? वो उपाध्यक्ष को इस्तीफा देगा, राज्यपाल को इस्तीफा नहीं देगा। और अगर उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना है तो वो क्या करेगा? अध्यक्ष को इस्तीफा दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से उनका पद खाली हो सकता है। तीसरी बात, ये अनुच्छेद 179 चल रहा है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा के कुल सदस्यता के बहुमत से पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। तो उनको हटाया कैसे जा सकता है? आपको कुल सदस्यता का मतलब है कि आपकी कुल वर्तमान सदस्यता, लिखो इसको, कुल वर्तमान सदस्यता मतलब है कुल सदस्यता माइनस रिक्त पद। कि आपके यहाँ पर विधानसभा के अंदर कुल सदस्यता राजस्थान के अंदर है 200 लोग। अब किसी समय पर हो सकता है कि 2 विधायकों के पद रिक्त हैं, तो वर्तमान सदस्यता कितनी होगी? 198। तो अगर आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना है तो आपको 100 लोगों के समर्थन की जरूरत है। अगर 100 लोग कहते हैं कि अध्यक्ष को हटा दो तो वो अध्यक्ष अपने पद से हट जाएगा। वैसे अगर 100 लोग कहते हैं कि उपाध्यक्ष को हटा दो तो वो अपने पद से हट जाएगा। तो कुल वर्तमान सदस्यों की बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। ऐसी बात जो है अनुच्छेद 179 के अंदर लिखी गई है। तो इस तरीके से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, और इसी तरीके से जो है जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है उनको अपने पद से हटाया जा सकता है, उनके कार्यकाल के बारे में लिखा गया है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 180 कहता है कि जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा,
उपाध्यक्ष अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा। तो जब 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 देखो यहाँ पर आपको समझ लेनी चाहिए कि उपाध्यक्ष एक सामान्य सदस्य ही होता है, परंतु अगर कभी अध्यक्ष नहीं है, उदाहरण के लिए वो 2 घंटे के लिए सोने चला गया, विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, या वो बीमार हो गया, वो आ नहीं पाया कुछ भी कारण से, तो वहां पर जो उपाध्यक्ष है वो जाकर कुर्सी पर बैठ जाएगा। तो या तो अध्यक्ष बैठ गया, उपाध्यक्ष बैठ गया। अगर अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष एक सामान्य विधायक की तरह सामने बैठा है। अगर उपाध्यक्ष अध्यक्ष नहीं है तो वो खड़ा होकर राजा बन जाएगा, जाकर कुर्सी पर बैठ जाएगा। तो उपाध्यक्ष के पास विशेष शक्ति तभी आती है, या अध्यक्ष की शक्ति तभी आती है, जब अध्यक्ष विधानसभा के अंदर मौजूद नहीं होता है। अगर वह विधानसभा के अंदर मौजूद है तो फिर कुर्सी पर वही बैठेगा। तो यह बात अनुच्छेद 180 के अंदर लिखी गई है। अब अगर ऐसा हो जाए कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही ना हो तो क्या होगा? यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष दोनों ही ना हो तो दो स्थितियां हो सकती है। यहां पर देखो, पहली बात तो कि वो क्यों नहीं है, कि या तो वहां पर दोनों का पद रिक्त है, कि दोनों का ही पद रिक्त हो रखा है, इसलिए दोनों नहीं आ पाए। तो अगर पद रिक्त है तो फिर राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति, राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करेगा। तो इस समय के अंदर सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यपाल का नामित व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। ठीक है। दूसरी बात ये हो सकती है कि उनका पद तो रिक्त नहीं है, परंतु दोनों क्या है? अनुपस्थित हैं। किसी कारण से दोनों नहीं आ पाए। ऐसी परिस्थितियां जीवन के अंदर हजारों आती है, अपने को तो हर परिस्थिति के लिए अंदर प्रावधान कर कर छोड़ना पड़ेगा। तो अगर अनुपस्थित हैं तो अध्यक्षों की तालिका में से या अध्यक्षों की समिति में से कोई भी व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। अब ये अध्यक्षों की समिति क्या होती है कि सदन के अंदर एक समिति बनाई जाती है 10 लोगों की। कितने लोगों की? 10 लोगों की, 10 विधायकों की। लोग नहीं कहोगे आप, इनको विधायक कह लो, ज्यादा आसान हो जाएगा समझने में। तो 10 विधायकों की एक समिति बनाई जाती है। इस समिति का पहली बात, इसके लिए कोई चुनाव नहीं किया जाता है। जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वह 10 सदस्यों को इस समिति का सदस्य नामित कर देता है। इस समिति की जरूरत कब पड़ती है? इस समिति की जरूरत पड़ती है जब कभी ऐसा दिन आ जाए कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही विधानसभा में नहीं आ पाए। तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही विधानसभा में नहीं आ पाएंगे तो उस स्थिति के अंदर विधानसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ये जो 10 सदस्यों की समिति है, इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है वह विधानसभा की अध्यक्षता कर लेगा। ठीक है। तो ये होता है कि कब कौन अध्यक्षता करेगा। परंतु अगर पद रिक्त है दोनों का, अगर देखो अध्यक्ष का पद रिक्त है और उपाध्यक्ष है तो कोई टेंशन नहीं, उपाध्यक्ष ले लेगा। परंतु अगर दोनों का ही पद रिक्त है तो फिर राज्यपाल जो है वह नामित करेगा कि कौन व्यक्ति जो है वह अध्यक्षता करेगा, कौन व्यक्ति अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है। अब अगले जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 181 से लेकर 185 तक जो है, अनुच्छेद 181 से 185 अपने काम के नहीं है। 181 से 185, क्योंकि अनुच्छेद 181 के अंदर तो बताया गया है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब वो अपना मतदान कर सकते हैं। और 182 से 85 जो बात अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए की है, 182 से 85 अगर कहें तो जो बात अपने उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए की है वो सभी बातें सभापति और उप सभापति के लिए की जाती है, जो कि वहीं जरूरत पड़ती है जहां पर विधान परिषद होता है। तो राजस्थान के अंदर विधान परिषद है नहीं तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगली बात आती है अनुच्छेद 186 की। अनुच्छेद 186 के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो तनख्वाह होती है, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष की जो सैलरी होती है, सैलरी राज्य की संचित निधि पर
भारित व्यय होती है। ठीक है, तो जब राज्यपाल पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो तनख्वाह होती है वो राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होती है, और वहां पर इसका अर्थ भी बताया था कि ऐसा व्यय जो संवैधानिक जिम्मेदारी है कि ये तो करना ही करना है, बाकी आप काट लो कूटना जो करना है कर लो, सरकार तय करती है किस स्कीम पर कितना व्यय करना है, परंतु इसको तो सरकार भी नहीं बदल सकती। हर साल इतना व्यय तो होना ही होना है। भारित का मतलब है ये तो मजबूरी है आपकी, और संचित निधि का मतलब भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 186 के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। हालांकि अपने को ध्यान रखना है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों की अगर बात करें, देखो अब उपाध्यक्ष की क्या शक्तियां होगी साहब, तो देखो उपाध्यक्ष, सिंपल सी बात है, उपाध्यक्ष तो एक सामान्य सदस्य है जो अध्यक्ष पद पर तब बैठता है जब अध्यक्ष उस समय पर विधानसभा में मौजूद नहीं होता है, अन्यथा वो क्या है, वो एक सामान्य सदस्य है। तो सामान्य सदस्य के नाते तो उसके पास कोई शक्तियां नहीं है। हाँ, जब वो कुर्सी पर बैठ गया तो उसके पास वो सारी शक्तियां आ गई है जो एक विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। तो शक्ति व्यक्ति के अंदर नहीं है, शक्ति उस कुर्सी के अंदर है। उस कुर्सी पर जो भी बैठा है उसके पास ये सारी शक्तियां होंगी। तो पहली शक्ति होती है वह सत्रावसान कर सकता है, ओ सॉरी, वह सदन का स्थगन कर सकता है, सत्रावसान नहीं, सदन का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल करता है सत्र को बुलाना और सत्र को समाप्त करना। तो राज्यपाल ने कहा कि इस बार का जो बजट सत्र है 1 फरवरी 2021 से चालू होकर 28 फरवरी 2021 तक चलेगा, ऐसा राज्यपाल ने कह दिया। तो 1 फरवरी को जो विधानसभा है वो शुरू हो जाएगी, 28 फरवरी तक चलेगी। परंतु इस दौरान 28 दिन तक उस विधानसभा के अंदर क्या होगा कैसे होगा जो है वो तो वहां का अध्यक्ष ही तय करेगा। अब 3 फरवरी की बात है, सब कुछ चल रहा है, परंतु एकदम से विपक्ष वालों ने हल्ला कर दिया। अब विपक्ष वालों ने हल्ला कर दिया तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर विधानसभा को चला पाना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अध्यक्ष होता है वो सदन का स्थगन कर सकता है। जैसे कोर्ट के अंदर भी होता है ना, जज 3 बार हथौड़ा मारकर बोल देता है कि हम ये सुनवाई अभी एक बार के लिए यहीं रोक रहे हैं और 2 घंटे के बाद जो है वापस अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे, उसको कहते हैं स्थगन करना। तो स्थगन करने का मतलब है कि जब विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो, अगर परिस्थिति ऐसी है कि जो सदन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा, तो हथौड़ा मार देगा और बोल देगा कि एक बार सबकी छुट्टी है 2 घंटे बाद आना। तो ऐसा करने का अधिकार किसके पास होता है, विधानसभा के अध्यक्ष के पास होता है, जो भी उस कुर्सी पर बैठा उसके पास होता है। तो सत्र को बुलाना और सत्र को समाप्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, परंतु किसी भी बैठक को स्थगित या सदन को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है, सदन के अध्यक्ष के पास होता है या विधानसभा के अध्यक्ष के पास होता है। दूसरा, वह निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत का मतलब है कि जो उस कुर्सी पर बैठा है अध्यक्ष की कुर्सी पर, वह कभी भी सदन के अंदर मतदान में भाग नहीं लेगा। परंतु अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उदाहरण के लिए किसी भी विधेयक के ऊपर वहां पर चर्चा चल रही थी और मतदान चल रहा था, अब 50 कांग्रेस वाले और 50 बीजेपी वाले, मतलब 50 लोग कह रहे हैं कि इस विधेयक को पारित किया जाए और 50 लोग कह रहे हैं इस विधेयक को पारित नहीं किया जाए, तो दोनों के अंदर क्या हो गई है, बराबरी हो गई है। तो जब दो अलग अलग पक्षों के बीच में बराबरी हो जाएगी तो उस समय फिर जो अध्यक्ष, जो कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो क्या देगा, एक निर्णायक मत देगा। तो जिस तरफ उसका मत चला जाएगा वह व्यक्ति जो है, उस तरफ जिसकी तरफ उसका मत चला जाएगा वह व्यक्ति, वह पक्ष जीत जाएगा। परंतु सामान्य परिस्थितियों के अंदर वो कभी भी मतदान नहीं करता है। तो वो जब तक बराबरी की स्थिति नहीं होगी तब तक मतदान नहीं करता है। तीसरी बात, वह धन विधेयक का निर्धारण करता है। ये थोड़ा सा अपने देखेंगे आगे चलकर, अभी नहीं समझ पाएंगे अपने। निर्धारण करता है। अगला, वह समितियों का गठन करता है। समितियों का गठन करता है। अगला, वह दल बदल कानून या दल बदल अधिनियम के तहत विधायकों को निलंबित करता है।
ठीक है। तो ये विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। अब जब अपने विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो अपने उसके अंदर दो चार और जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। हालांकि उनके बारे में जो चर्चा है वह संविधान के अंदर नहीं की गई है, उनके बारे में चर्चा अपने को देखने को मिलती है जो सदन की नियम की बुक है, नियमावली है, उसके द्वारा देखने को मिलती है।